अमेरिका, इजराइल और ईरान जो युद्ध की जो आंच है भाई, जो चिंगारी है, वो आखिरकार हमारी रसोई तक भी पहुंच चुकी। क्योंकि क्या आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर भारत के अंदर क्या भुखमरी की समस्या पैदा हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूं? क्योंकि हमारे देश की जो 46% के करीब जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर है। और जो हमारी खेतीबाड़ी है वो मेनली जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, खाद बीज हैं, ठीक है, यानी जिसको हम लोग जैसे जिसके यूरिया, डीएपी वगैरह बोलते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। और जो हमारे देश के अंदर जो यूरिया, डीएपी है, उसके प्रोडक्शन के ऊपर भी आंच आने वाली है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पुराना खास मित्र था रसिया, उसने हमको है फर्टिलाइजर देने से मना कर दिया, यूरिया और डीएपी हमको देने से मना कर दिया, और चीन ने भी उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। और ये सारी चीजें क्या कुछ होने लग रही है, इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझेंगे, देखेंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या कुछ सिचुएशन होने वाली है, इस युद्ध का असर हमारी रसोई के ऊपर कैसे पहुंचा है। राम राम जी सारे ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करूं। तो आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा करने का काम करेंगे। तो देखो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों देशों का युद्ध चलने लग रहा है जी, चलने लग रहा है, ये सभी को पता है। ये ईरान हो गया, ये हमारा प्यारा देश भारत हो गया, और यहां पर ये जो आप सभी को पता है इसका नाम है होर्मुज जलडमरू मध्य, यही सारी फसाद की जड़ है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी जो हमारी शिप्स हैं, समुद्री जहाजों, यहां पर फंसी हुई हैं, गैस से रिलेटेड लगा लो, तेल से रिलेटेड लगा लो। हालांकि ईरान ने बोला भी है कि मैं आज खोल दूं तारा खत्ता रास्ता, तुम चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उस रास्ता का अपना कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप ना और भी ज्यादा दिक्कत आने वाली। दिक्कत क्यों आने वाली मैं आपको बताता हूं। पहले चीज तो आप एक बार के लिए समझो भाई, यूरिया वगैरह होते क्या है। जैसे जो यूरिया होता है ये अपना खेत का में यूज हुआ है, जो गामा के लोग हैं उनको पता भी है, ठीक है, कट्टा टैंकर फसर 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 सारा खेत में छिड़किया करो, उसी को यूरिया बोलते हैं। ठीक है, यूरिया मेनली होता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन आपका भर भर के होता है, ताकि मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को बैलेंस रख सके। ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है? मेनली जो अपने खेत के अंदर जो फसल उगती है उसके जो पत्ते आते हैं, उसके अंदर बढ़िया हरियाली आती है, बढ़िया फूट मार के आते हैं पत्ते, ठीक है, उसके लिए मेनली इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है डीएपी, ये मेनली आपका फास्फोरस की कमी के लिए यूज किया जाता है, और इसका मेन काम होता है जड़ों की मजबूती के लिए, यानी जो भी आप ना फसल बोई है खेत के अंदर, उसकी जड़ मजबूत हो जाए, उसके लिए डीएपी का यूज होता है। और यूरिया का यूज होता है आपका जो फसलें होती हैं हरी भरी दिखे, उसके लिए आपका यूरिया का यूज होता है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। तो अब दिक्कत क्या है जी? दिक्कत ये है कि भारत एक बड़ी मात्रा के अंदर है यूरिया और डीएपी का उत्पादन करता है, यानी अपने खुद के देश के अंदर यूरिया और डीएपी का उत्पादन होता है। ओके जी, जब हमारे खुद के देश के अंदर यूरिया डीएपी का उत्पादन होता है तो हमें किस चीज की दिक्कत होगी जी? दिक्कत फिर भी होगी। दिक्कत क्या होगी? क्योंकि जो यूरिया और डीएपी के उत्पादन के लिए जिस चीज का प्रयोग होता है वो वहीं से आती भाई। ईरान वाले जो साइड के देश हैं, खाड़ी देश हैं, कतर हो गया, ठीक है, आपका यूएई हो गया, सऊदी अरब होगा, वो वहीं से आती है। क्या आती है? नेचुरल गैस। क्योंकि यूरिया और डीएपी के उत्पादन के लिए जरूरत पड़ती है नेचुरल गैस की, और अगर आपके पास नेचुरल गैस नहीं है तो आप यूरिया और डीएपी का उत्पादन नहीं कर सकते मेरे भाई। ये समस्या आएगी। इसीलिए तो मैं बोलने लग रहा हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर भुखमरी की समस्या पैदा हो सकती है शायद, क्योंकि अभी आप इसके ऊपर पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करें, टेंशन ना लो। अब भारत है आपका पूरे, अगर आप दुनिया के हिसाब से देखें तो जो सबसे ज्यादा जो आपका यूरिया और डीएपी का उत्पादन करता है उसके अंदर जो सेकंड नंबर पर आता है वो भारत आता है। ठीक है, मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूं एक बार के लिए, आप देखो, चीजों को समझोगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। देखो ये सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है पूरे धरती के ऊपर यूरिया का, वो चीन है। डीएपी की बात करें तो उसके अंदर भी चीन है। ओके जी, और अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो भारत है, जो यूरिया का भी उत्पादन करता है। डीएपी के अंदर भारत तीसरे नंबर पर आता है, जो डीएपी का उत्पादन करता है सबसे अधिक मात्रा के अंदर। ओके, लेकिन भारत के अंदर खेती बाड़ी करने वाले लोग इतने ज्यादा हैं, हर एक दूसरा व्यक्ति खेती कर रहा है। क्यों करने लगे रहा है? क्योंकि और रोजगार के अवसर नहीं है। खेती करेंगे बेचारे, और कुछ बचाए कौन ना भाई? सरकारी नौकरी मिलने नहीं लग रही, प्राइवेट नौकरी वाले लात मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा? वह अपने पूर्वजों की जो जमीन बची उसके ऊपर खेती करेगा, सीधी सी बात है। अब जो खेती करने लग रहे हैं तो यानी जितना भी हम लोग उत्पादन करते हैं उसका मैक्सिमम, हमारे मैक्सिमम क्या सारा ही है हमारे देश के अंदर ही यूज हो जाता है। ठीक है, यानी जितना हम लोग यूरिया उत्पादित करने लग रहे हैं, जितना हम लोग डीएपी का प्रोडक्शन करने लग रहे हैं, सारा एज इट इज हमारे देश के अंदर खेतों के अंदर यूज हो जाता है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब जो यूज तो होया ही होया, उसके बाद हमें दूसरे देशों से मंगवाना भी पड़ता है।
चीजें समझ में आई? यानी जितना हम लोग उत्पादन करते हैं उससे हमारे देश की मतलब की पूर्ति होने ही नहीं लग रही। आप ये मान के चलो कि मेरे पास जैसे मान लिया 100 किल्ले जमीन है, 100 खेत हैं, ठीक है, और हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन होने लग रहा है वो यूरिया का मान लिया भाई इतना, मान लिया भाई सिर्फ 80 खेत के अंदर ही यूरिया छिड़किया जाने लग रहा है, बाकी के 20 खेत तो बच गए भाई। 20 खेत के लिए मुझे दूसरे देश से यूरिया खरीदना पड़ने लग रहा है, ठीक है जी, ओके। अब सबसे बड़ा उपभोक्ता आप खुद देखो कौन सा? भारत। दुनिया में जो सबसे अधिक जो यूरिया का यूज करो भारत है, ठीक है, और आपका डीएपी का भी जो सबसे अधिक यूज करे वो भी कौन सा है? भारत है, ओके जी। दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन है, ब्राजील, इनका अपना कोई काम नहीं। सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा, यानी जो सबसे ज्यादा जो यूरिया बेचने का काम करया करता वो करया करता रूस और सऊदी अरब। सऊदी अरब वाला तो रुक रहा है भाई, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वहां पर जो आपका ओरमुज जलडमरू मध्य है वो आपका रुका हुआ है। इसकी वजह से जो सऊदी अरब से जो यूरिया आना था वो तो हमारा रुक चुका है। यहां से भी हम लोग यूरिया लेते थे, वो यहां से ऐसे आता था, अब यहां पर इसने रोक रखा है ईरान ने, अब ये रुक गया। तो सीधी बात है कि यहां से तो जो हमारे समुद्री जहाज यहां पर भारत के पास आते थे वो तो डायरेक्ट रुक गए, ठीक है। अब दूसरा देश बचा रूस। रूस के ऊपर क्या हुआ? अभी 1-2 दिन पहले की बात है, ठीक है, 24 मार्च की बात है, जो आप लोगों को पता है रूस का और यूक्रेन का युद्ध चलने लग रहा है। तो यूक्रेन ने क्या एक मिसाइल सीधी रूस की जो ये क्या नाम है फर्टिलाइजर वाली फैक्ट्री उसके ऊपर मारी भगा की। इसकी वजह से कि जो रूस की फर्टिलाइजर वाली फैक्ट्री हुआ होली तबाह। अब रूस क्या कहने लग रहा है कि हमारा पास सिर्फ इतना ही फर्टिलाइजर है कि हमारे देश का काम चल सके, तो अगले 1 महीने तक है हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी किसी भी देश को हम लोग फर्टिलाइजर नहीं बेचेंगे। और चीन सिर्फ इतना ही प्रोडक्शन करता था कि वो अपने देश के अंदर ही यूज करता था। चीन ऑलरेडी किसी भी देश को कोई भी अपना फर्टिलाइजर है यानी खाद है, यूरिया वगैरह नहीं बेचता था, ठीक है। चीन ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाए, यानी चीन ने खुद के देश के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे कि हाँ भाई हम लोग किसी भी देश को यूरिया वगैरह नहीं बेचेंगे। यानी अपना जो आप सबसे ज्यादा जो यूरिया लिया करते वो रूस और सऊदी अरब से लेते थे। सऊदी अरब तो डायरेक्ट ईरान ना रोक रखा है, रूस था, रूस का ऊपर अटैक हो चुका है, तब ना मेरा यूक्रेन ना कर दिया, रूस का वैसे रुक गया भाई 1 महीने के लिए। यानी अब आप ये समझ लो अगले 1 से 1.5 महीने तक यार, और जो ये अभी तक मतलब जो विशेषज्ञ अंदाजा लगाने लग रहे हैं वो ये लगाने लग रहे हैं कि करीबन मई के लास्ट तक रूस की वो फैक्ट्री वो ठीक होगी। उसके बाद भी क्या पता रूस देव ना देव, वो अगला की मर्जी है, ओके जी, चीज हमारे समझ में आएगी, ठीक है। डीएपी का जो सबसे बड़ा जो निर्यात है वो करता है चीन, लेकिन इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, ठीक है। ये ज्यादा डीएपी अलग अलग देशों को बेचता नहीं है। शीर्ष अन्य निर्यातक और भारत कहां से? ओमान, कतर, मिस्र, नाइजीरिया, सारे वही देश है, उन सभी सारे आपके ओरमुज जलडमरू मध्य के अंदर फंसे। तो यानी ये देश भी हमारे पास है, अपना जो यूरिया वगैरह वो नहीं बेच सकते, ठीक है। मोरक्को, सऊदी अरब, ये भी रूस वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया, यहां पर भी सीधा सारा का सारा रूस की तो फैक्ट्री पे हमला हो गया। सऊदी अरब, मोरक्को ये उधर पड़े हैं, ओरमुज जलडमरू मध्य का मतलब वहां से भी हमारे पास है डीएपी और यूरिया दोनों नहीं आ सकते। अब आप खुद देखो सबसे बड़ा आयातक यानी इंपोर्ट जो कौन करता है? भारत करता है। तो यानी भारत के ऊपर ही तो असर पड़ेगा, भारत ही तो सबसे ज्यादा जो दूसरे देशों से जो यूरिया और डीएपी मंगवा हुआ है, तो भारत के ऊपर ही तो असर पड़ेगा। और दूसरा भारत के अंदर प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल गैस का यूज होता है यूरिया और इसका डीएपी के प्रोडक्शन के लिए, वो भी हमारे पास उसकी भी कमी होगी, क्योंकि ओरमुज जलडमरू मध्य बंद है, इसकी वजह से होगी, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी। अब आगे चलते हैं। अब देखो ये है भारत का आपका चार्ट, अगर आप देखोगे यूरिया का कंजप्शन का, भाई भारत है साल 2021-22 से आपको 2025-26 तक का चार्ट दिखा रखे है। भाई भारत अपने देश के अंदर 31 से 32 मिलियन टन, ठीक है, एमटी का मतलब होता है मिलियन टन का प्रोडक्शन करता है भारत, ठीक है, अपने खुद के देश के अंदर 31 से 32 मिलियन टन, ओके जी। टोटल कंजप्शन यानी हमारे देश के अंदर जो यूज होता है यूरिया वो कितना होता है? 44 टन के करीब आप लोग लगाओ, यानी कितना फर्क हो गया आप खुद मान के चलो। 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, अगर मैं इसको मान के चलता हूं तो यानी कुल मिला के 12 मिलियन टन जो यूरिया है वो हमको दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है। चीजें समझ में आई? अब तो दिमाग के अंदर घुस गया होगा। यानी 12 मिलियन टन जो अपने को यूरिया हो गया या जो और सौदा हो गया डीएपी वगैरह, ये अपने को दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, उन देशों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। अब इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा? पहली चीज तो अपने देश के अंदर भी प्रोडक्शन कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल गैस की कमी हो रही है ऑलरेडी, क्योंकि वो भी हम लोग दूसरे देशों से मंगवाते हैं। अब इसकी वजह से अब डीएपी के प्राइस बढ़ने की संभावना हो सकती है, यूरिया के प्राइस बढ़ने की संभावना हो सकती है, या फिर देश के अंदर यूरिया डीएपी की कमी भी हो सकती है।
है अगर ये चीजें ऐसी ही चलती हैं तो। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे देश के अंदर ना तो यूरिया की कोई कमी है ना डीएपी की कोई कमी है, ऐसी बात बोली हमारे देश के कृषि मंत्री जी के द्वारा। कृषि मंत्री जी ने बोला कि हम लोगों को पहले ही पता था कि ऐसी समस्या हो सकती है, तो इसलिए सरकार ने पहले से ही दूसरे देशों से ज्यादा मात्रा के अंदर है सारा यूरिया और डीएपी वगैरह मंगवा लिया था और उसका अच्छे से पहले से ही स्टॉक करके है उसको रखा हुआ था, ताकि भविष्य में हमको पता था कि ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, नेचुरल गैस वगैरह की दिक्कत हो सकती है, हो सकता है रूस भी ना देवे, तो हम लोगों ने पहले से ही उसका अच्छे से स्टॉक कर रखा था ताकि हमारे देश के किसानों को इस टाइप की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, ये चीजें हमारे समझ में आ गई। यानी कि अब जो आगे जो फसल होनी है, जैसे ये चीज मैंने आपको समझाई थी सारा, कच्चा माल है इसकी यानी नेचुरल गैस है, इससे हम लोग बनाते हैं यूरिया वगैरह, ठीक है। तो भारत अपनी यूरिया उत्पादन इकाइयों के लिए बहुत सारी गैस आयात करता है, गैस महंगी होने से घरेलू यूरिया का उत्पादन महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन ये हमारा होर्मुज जो जलडमरू मध्य ये बंद है, इसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन होने लग रही, बात देती, इस वजह से हमारे जहाज नहीं आने लग रहे। ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। यानी कहने की बात ये है जी, वर्तमान स्थिति हमको बताओ, वर्तमान स्थिति के हिसाब से आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, कोई कालाबाजारी करने की जरूरत, पहले बताने लगे। अगर आप लोग कोई भी व्यक्ति इस टाइप की अगर सोचे भी मैं यूरिया का पहले से स्टॉक कर लूं और कर लूं, जेल में जाओगे, सीधी सी बात है, क्योंकि सरकारों कानून लागू करते हैं, सिर्फ गैस सिलेंडर वाला मामला हो रहा है ना लागू, जेल में जाओ लोग, नुए ताम जाओगे। तो यानी चीज मेन चीज क्या, मेन चीज ये है जी कि अभी तक फिलहाल जो आगे अब खरीफ की फसलें बोवांगे जून में, जैसे धान की या इन की जो खेती होगी, इस खेती के लिए हमारे देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में यूरिया और डीएपी उपलब्ध है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर रूस वाला प्रोडक्शन भी ऐसे ही अटका रहा और अगर हमारे जहाज भी यूएई वगैरह जो मतलब यहां से जो होर्मुज जलडमरू मध्य के अंदर से जो हमारे जहाज आने लग रहे हैं, अगर वो हमारे जहाज भी नहीं आए, इन फ्यूचर की बात करने लग रहे हैं, अभी तक जो खरीफ की फसलें हैं बुआंगी, धान दुनाली, इसमें काम चल जाएगा, इसमें किसी ने कोई दिक्कत को नहीं होगा। अगर इन फ्यूचर ये युद्ध नहीं रुका और ये ऐसे ही रुका रहा ये होर्मुज जलडमरू मध्य, तो अपने को आगे जब आप रबी की फसल बोएंगे उस टाइम अपने को खाद बीज की दिक्कत हो सकती है। चीजें समझ में आई? यानी वर्तमान स्थिति के हिसाब से खरीफ की फसलों के लिए हमारे देश में कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में हमको यूरिया और डीएपी मिलेगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी कोई भुखमरी की या ऐसा कुछ भी समस्या उत्पन्न हुई तो हम टेंशन ना लो, भुखमरी तो भी को नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों ने देखा कोविड के टाइम पर हमारे देश के अंदर जो अखबारों के अंदर रिपोर्ट आई थी, इतना अनाज था कि अगर हम लोग अगले 6 साल तक खेती भी ना करें ना, तो भी पूरे देश के हर एक व्यक्ति को है आराम से भोजन मिल जाएगा 2 टाइम का, ठीक है, 6 साल तक। तो इतना अनाज है हमारे देश में। जब हम लोग दूसरे देशों के अंदर अनाज बेचने लग रहे, तो भूखमरी की समस्या तो भारत के अंदर तो कदापि पैदा नहीं होगी, ठीक है। अगर युद्ध 2 साल भी चला तो भी पैदा करो, तो भी 6 साल का अनाज है हमारे देश में, ठीक है। तो घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो, ठीक है ना, कोई आप लोगों को धक्के से कोई कालाबाजारी वगैरह करने की जरूरत है। ओके, तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी, आप लोगों की इस चीज के ऊपर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बता देना। लांडा ले लो, खा जाओ फटाफट।